कौन है ये? कौन है ये? तो भी गया, तो भी गया। अबे मच्छर, मच्छर, मच्छर। सोच के आगे, जुर्म के पीछे। मारवाड़ियाना शहर के ट्रैफिक में कितना लेट हो गया हूँ। मर गया है। पूर्वी देखो जरा चढ़ के, बॉडी को अच्छी तरह से चेक करो। पहले तो पेट में से खून निकलता था सर, हथेलियां बाहर आती थी। पेट में से ये पैकेट्स निकलने लगे हैं। वही तो देख रहा हूँ, ये असली अभी कहाँ? क्या है इस पैकेट में? देखो जरा भैया। ड्रग्स है सर। आधे उस शिपिंग कंपनी का नाम लिखा हुआ है सर, जिसके जरिए ये ताबूत भेजा जा रहा था। व्हाइट एरो शिपिंग। हाँ मम्मा, जानती हूँ थोड़ा लेट हो गया है, बट यू डोंट वरी, 2 घंटे में घर पहुँच जाऊंगी। थोड़ा लेट हो गया आयशा, ये दूसरी बार हो रहा है। अब मैं तुम्हें पुनः कभी नहीं भेजूंगी। इतनी रात हो गई और हाईवे पर अकेले, इट्स नॉट सेफ पापा। अच्छा मम्मा, ड्राइव करते समय बात नहीं कर सकती, एक बार घर पहुँच जाओ फिर अच्छे से डांट लेना, ओके? अच्छा माँ, मैं रखती हूँ, हाँ, बाय। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? वो मैं नींद से बस से गलत स्टॉप पे उतर गई हूँ, तब से बस यहीं फंस गई हूँ। इस लगेज के साथ तो चलना भी मुश्किल हो गया है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। कहाँ तक जाना आपको? जी वहाँ आगे तक, उस साइड। जी ठीक है, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। रियली? थैंक यू सो मच। ये कैसा रास्ता है? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। बस थोड़ा सा आगे और वो सामने गेट है ना, वहाँ पे। बस अब यही रुक दीजिए।
मेरा घर, पर यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो एक्चुअली मेरा घर गेट से थोड़ा सा अंदर जाके है। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। सो स्वीट ऑफ यू। आप मेरा लगेज ले लेते हैं। यस श्योर। आइए। ओके। मीना, वो क्या है? कहाँ? अश्विन गाड़ी रोको, रोको गाड़ी। तुम्हें रोको। रैपर भी जल गया। Oh God! देखिए, वो पैकेट आपको भेज दिया गया है और वो आपको मिल भी चुका है। मेरे हाथ में पेपर है, उस पर किसी के साइन है। थैंक यू। क्या हुआ? सर अब इनको तुम अंदर जाओ और पानी लेकर आओ। बैठिए सर। कहाँ भेज रहे हो और क्या भेजना है? सर अब ये लोग सीआईडी से। हाँ तो क्या हुआ? सीआईडी? ये कंसाइनमेंट नंबर EW1243। मैनेजर साहब, ये लिफाफा खोल के देखिए, इसमें आपके शादी के फोटोग्राफ्स हैं। सर ये ताबूत हमारे पास आया था, लेकिन ड्राइवर ने हमें किसी एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया। मिस्टर, अब तुम इस बात के पीछे छुप नहीं सकते कि तुम्हें इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ मालूम नहीं। हाँ? तुम बुरी तरह से फंस चुके हो। इस लाश के पेट में ड्रग्स के पैकेट किसने रखे? ड्रग्स? हाँ, अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो किसी को पता भी नहीं चलता। देखिए सर, हमारा काम है पैकेज उठाना और डिलीवर करना। सर, जिसने भी लाश के पेट में ड्रग्स भरे हैं, हम सपने में भी इस बारे में नहीं सोच सकते। इस ऑर्डर की डिटेल्स दो हमें। ओके सर। शिमजी सर, शिमजी आइलैंड भिजवाना था ये कॉफी। इसे टुमास और मार्था ने ऑर्डर दिया था। हाँ सर, एड्रेस तो म्यूजिक स्कूल का है। सर, ये टोमास और मार्था कौन थे? जिस आदमी की लाश है उनके साथ इनका कोई रिश्ता? मैम पता नहीं। कौन क्या सामान भिजवाता है तुम्हारे यहाँ से, ये देखना काम नहीं है तुम्हारा? हाँ? चलो हमारे साथ इस म्यूजिक स्कूल में और वहां चल के पहचानो इन्हें। हेलो? हाँ? अच्छा ठीक है। मुंबई लोनावला रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है। कार बुरी तरह से जल चुकी है। एक लाश भी है उसमें। आप लोग जब यहाँ पे आए तो ये गाड़ी जल रही थी। किसी और को देखा यहाँ आसपास? नहीं सर, कोई और नहीं था, बस हम लोग थे और ये जलती हुई कार थी। सर, हम जब यहाँ आए तो उससे पहले एक्सीडेंट हो चुका था। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। फोन करने के लिए शुक्रिया। कोई आइडेंटिफिकेशन मिला अंदर? हाँ सर, गाड़ी में पर्स, मोबाइल, डिक्की में जो बैग है वो पूरी तरह से जल चुका है। कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन है। ये एक्सीडेंट अपने आप हुआ है या किसी ने जानबूझ के किया है, ये अभी बताना जरा मुश्किल है। किया गया एक्सीडेंट? हाँ, ये अपनी जगह से हिला ही नहीं। अपने आप को बचाने की कोई कोशिश नहीं की इसने। लड़की जल के मरी है। गाड़ी का नंबर प्लेट भी जल गया है। एक काम करते हैं, गाड़ी का चेसिस नंबर या इंजन नंबर देखते हैं
उसी से पता चलेगा कि ये कार है किसकी। ये कार्लोस है ना, आपके म्यूजिक स्कूल में पियानो सिखाता था? जी सर। ये कार्लोस का कॉफिन यहीं से भेजा था ना? जी, इंडिया से बाहर सुरकुड़ू वहीं पर रहता था ये सर। कॉफिन में लाश भेजी थी या ड्रग्स? बॉडी में से ड्रग्स मिले हमें, समझे? क्या ड्रग्स? हाँ, ड्रग्स। सर ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं। कार्लोस की मौत कैसे हुई? कैसे हुई कार्लोस की मौत? सर उस दिन वो पियानो क्लास में अचानक वो गिर पड़े सर, और उसके बाद फिर वो उठे नहीं सर वो। तो फिर तुम लोगों ने कार्लोस के परिवार वालों को क्यों नहीं बुलाया? सर उसने अपने जो कांटेक्ट नंबर दिए थे सब पे हम फोन कर ही रहे थे कि उसके भैया और भाभी थॉमस और मार्था खुद है यहाँ। क्या? कार्लोस के भैया और भाभी यहाँ पर खुद आए? अगर भैया भाभी यहाँ पर थे तो कार्लोस की लाश तुमने स्कूल के पते से क्यों भेजी? सर उसके भैया और भाभी बाहर से आए थे छुट्टियां मनाने के लिए। वे यहाँ होटल में ठहरे हुए थे, उनका यहाँ अपना कोई एड्रेस नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारे म्यूजिक स्कूल के पते से कफिन भिजवाया। अच्छा, तो ठीक है, हम पता लगा लेंगे कार्लोस के भैया भाभी से। कहां पर ठहरे हैं? किस होटल में? सर मैं अभी बताता हूँ। जल्दी बताओ। ये यहाँ पे सिर्फ म्यूजिक ही सिखाया जाता है? हाँ सर, गाना बजाना, इंस्ट्रूमेंट जैसे पियानो, तबला, लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं सर। सर ये रहा एड्रेस। राज पैलेस। सचिन चेक करो जरा। तुम हमारे साथ चलो। तुमने देखा ना भैया भाभी? जी सर। उनका स्केच बनवाना है। ब्यूरो में चलो हमारे साथ। जी सर। ये कार्लोस किसी बीमारी से नहीं मारा गया है। इस लड़के का भी यही हाल है सर। अगर एक्सीडेंट ना भी हुआ होता तब भी ये बच नहीं सकती थी। इसका मतलब है इन दोनों का खून करके सीधी सादी मौत दिखाने की कोशिश की गई है। सर ये मौत टेढ़ी मेढ़ी है या? दया, इन दोनों का ही खून किया गया है। क्या? खून? हाँ, इस आदमी का पेट तो पहले ही काट करके खाली कर दिया गया था पैकेट्स भरने के लिए, और इसके फेफड़ों में मुझे ये मिला है। क्या ये मैकोडियम है, एक किस्म का पॉइजन। पर ये इसके फेफड़ों में पहुंचा कैसे? इस आदमी को मैकोडियम देकर के धीरे धीरे मारने की कोशिश की गई ताकि इसके शरीर में किसी किस्म के कोई घाव न दिखाई दे। और सर ये लड़की, इसका खून कैसे हुआ? मैं दिखाती हूँ। ये इसके कंधे पर ये जो छेद दिख रहा है, गोली मारी गई है इसे। गोली आर पार हो चुकी है सर। मगर हमें गाड़ी में गोली या गोली का शेल तो नहीं मिला। वो तो पता नहीं सर, मगर इसकी मौत तो गोली लगने की वजह से ही हुई है, और कार को बाद में जलाया गया था। लड़की का चेहरा बुरी तरह से जल गया है। कोई बात नहीं सर, आप इस लड़की का चेहरा फिर से बना सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं, बन जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बन जाएगा। कुछ तो बताइए। हमें आपकी बेटी आयशा की गाड़ी मिली है लोनावाला रोड पर, और गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ होगा। क्या हो गया ये सब? कितना दर्द हुआ होगा उसे। मुझे मेरी बेटी को मिलना है, एक बार उसको गले लगाना है। वो गाड़ी काफी देर तक जलती रही, उसकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। क्या क्या कह रहे हैं आप? मेरी आयशा। देखिए आप संभालिए अपने आप को। क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? आप जानती थी
आयशा मुंबई लोनावाला रोड पर थी? क्या उसने आपको फोन वोन किया था? हाँ, रात को फोन किया था, करीब 12:30 बजे थे। कह रही थी सुबह 4 बजे तक वापस आ जाऊंगी। जब वो फोन पर बात कर रही थी आपके साथ तो क्या वो डरी हुई थी या कुछ परेशान वगैरह थी? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ, जब वो फोन रखने वाली थी ना, तभी शायद उसने विंडो खोली थी, हवा की आवाज आ रही थी और फोन काटते काटते वो किसी से कुछ कहने वाली थी। जो लड़की अक्सर उस रास्ते से आती जाती रहती थी, वो रास्ता पूछने के लिए तो अपनी गाड़ी रोकेगी नहीं वहां। तो फिर आयशा ने अपनी गाड़ी रोकी क्यों? क्यों रोकी आयशा ने गाड़ी? हाँ ठीक है, तुम शुरू करवाओ। ओके सर, वो स्केच आर्टिस्ट आ चुका है। मुझे स्कूल के टीचर्स और उस मैनेजर की मदद से कार्लोस के भैया भाभी के स्केच बनवा रहे हैं। एक्सीलेंट। आयशा की जहां से हमें गाड़ी मिली वहां से 3 रास्ते निकलते हैं। एक गोरखी गांव की तरफ, दूसरा पेट्रोल पंप की तरफ और तीसरा ये बूंदी घाट की तरफ। और गाड़ी बूंदी घाट वाले रास्ते पर मिली है। बूंदी घाट पर सर, कोई बूंदी घाट वाले रास्ते पे क्यों जाएगा? वहां से आगे तो कोई रास्ता है ही नहीं, डेड एंड है सर। सीधे खाई पे खुलती है सड़क। वही तो। पूर्वी एक काम करो, बूंदी घाट की पुरानी केसेस की एक फाइल है, लिख रहा हूं। सब हाँ। सब हेलो। हाँ, क्या? एसीपी साहब को भी इसी बात पे शक था? सर, माना जाता है एक बार बूंदी घाट की तरफ जो जाता है वापस लौट के नहीं आता, यहाँ तक कि उसकी लाश भी नहीं मिलती है। वही तो। देखा दया, कितने सारे रिपोर्ट्स हैं। और ये गायब होने का सिलसिला नवंबर 2009 से चालू हुआ है। सारे पेपर्स में अफवाहें ही अफवाहें हैं। क्या ये कार्लोस का कॉफिन कहां पे मिला था? सर, मुंबई के रास्ते में जुने एरिया में। सर, उसी जगह के पास जहां पे आयशा की गाड़ी मिली थी सर। एग्जैक्टली। कहीं ये दोनों केस जुड़े हुए तो नहीं है? बिल्कुल दया, कोई ना कोई तो कनेक्शन जरूर है। स्केचेस रेडी है सर, मगर हो सकता है कि ये कार्लोस के भैया भाभी हो ही ना। मतलब? अब सचिन सर का फोन था, कार्लोस का एड्रेस और फोन नंबर सब गलत है। तो फिर इन दोनों का एड्रेस भी तो गलत होगा। हो सकता है सर। काम करो, ये दोनों के स्केचेस सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो और पता लगाओ कि ये सो कॉल्ड भैया भाभी है कौन। और दोबारा उस जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर आयशा की गाड़ी मिली थी। ये तो मालूम हो गया कि आयशा की मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं, गोली लगने से हुई है। और सर, ये खून चोरी के लिए नहीं किया गया। वो गाड़ी में अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था सर। पर सर, यहाँ पे तो कोई ऐसा बोर्ड भी नहीं लगा जो ये बताए कि ये रास्ता बूंदी घाट की तरफ जाता है। और आयशा तो मुंबई जा रही थी, तो फिर ये डायवर्शन क्यों लेगी वो? डायवर्शन तो वो तब लेती शायद कि उसे किसी ने बूंदी घाट के रास्ते पे बुलाया होगा। ये आगे वाला टर्न बूंदी घाट के लिए जाता है, देखते हैं। ओह, ये है वो रास्ता जो इंसान निकल जाता है। इस सारी कहानियां हम बंद करेंगे। सर, यहाँ पे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, ना ही कोई घर है ना ही कोई बिल्डिंग। ये आयशा यहाँ पे आई क्यों होगी? और सर, आगे जहाँ पे रास्ता खत्म होता है वहाँ खाई, बस डेड एंड। इस सड़क के किनारे ये सूखी घास क्यों पड़ी हुई?
सर ये गड्ढे शायद इसलिए खोदे गए हैं ताकि यहाँ कोई साइन बोर्ड वगैरह लगा सके। क्या कोई साइन बोर्ड लगा होगा कि यहाँ आगे जाना मना है, या फिर डेड एंड? किसी ने उसे हटा के गड्ढों के ऊपर घास पत्तियां डाल दी। लेकिन इन सब का क्या फायदा? कोई ऐसा करेगा क्यों? ताकि अगर कोई लिफ्ट मांगे और कहे कि इस रास्ते पे जाना है, गाड़ी वाले को पता ही ना चले कि आगे कोई रास्ता है ही नहीं। बूंदी घाट पे जाना ही पड़ेगा। खाली लंबी सड़क है और दूर दूर तक कोई नहीं। हाँ सर, यहाँ से लोग गायब कैसे हो जाते हैं? ये देखिए सर, सामने गेट है। स्टेट सिमेट्री 1790। चलो, कुछ तो मिला इस रास्ते में। सर, इस जगह पे कोई आता भी होगा क्या? तो लगता है ये कब्रिस्तान काफी वक्त से बंद पड़ा है। रास्ते में इसके अलावा कोई जगह नहीं है, मगर कुछ तो है इस जगह के बारे में। सर, अच्छा हुआ आपने ये चेहरा बनाने का प्रोसेस शुरू किया, नहीं तो हम सबको लगता कि ये वही है। हाँ तारिका, लेकिन जैसे ही फैक्स आया मैं तभी समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ गड़बड़ है सर? क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया आपने? सर, इस आयशा के कंकाल से कुछ और भी पता चला है क्या? अरे ये आयशा का कंकाल ही नहीं है, इसीलिए बुलाया मैंने आप लोगों को यहाँ पर। ये क्या बात कर रहे हैं? हमने तो आयशा का फोटो आपको फैक्स किया था और आपको बताया भी था कि उस गाड़ी के चेसिस नंबर से उसका घर का एड्रेस मिल गया था और डिटेल्स भी। इसीलिए तो आपको फिर से वो चेहरा बनाने के लिए मना किया। दया, जब तक तुम लोगों ने फैक्स भेजा तब तक मैं इस खोपड़ी को स्कैन कर चुका था। पर सर, काम तो हो गया ना, लड़की का पता चल चुका है। वही तो दया, तुम्हारी भेजी हुई फोटो और कंप्यूटर का बनाया हुआ चेहरा, ये दोनों तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। दरअसल इसीलिए बुलाया मैंने आप लोगों को यहाँ पर। आओ दिखाता हूँ। ये देखो, ये आप लोगों का फैक्स किया हुआ फोटोग्राफ और ये इस कंकाल का रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ चेहरा। दया, अगर ये आयशा है तो ये कंकाल आयशा का नहीं है। ये लड़की, इसका चेहरा तो कार्लोस की भाभी के चेहरे जैसा है। मतलब आयशा की गाड़ी में जो लाश मिली थी वो आयशा की नहीं थी, कार्लोस की भाभी की थी। अगर ये कंकाल कार्लोस की भाभी का है तो फिर ये आयशा ये कहां है? सर, ये लड़की जुर्म की दुनिया की बहुत पुरानी खिलाड़ी है। करीब 7-8 केसेस फ्रॉड और चोरी के रजिस्टर्ड हैं इसके खिलाफ। इतने सारे नाम, पते, आईडी सब नकली। ये आखिरी बार रिपोर्ट कब लिखवाई गई थी? जनवरी 2012। अरे कार्लोस ने रिपोर्ट लिखवाई थी इसके खिलाफ। सर, इसका मतलब ये महुआ कार्लोस की भाभी होने का ड्रामा कर रही थी। सर, कार्लोस ने महुआ के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है? इसमें तो साफ साफ लिखा है कि महुआ कार्लोस को जहर देके मारने की कोशिश कर रही थी। सर, इस कार्लोस ने तो खुद एफआईआर लिखवाई थी, तो उसका ये वाला एड्रेस असली होगा। म्यूजिक स्कूल में तो गलत एड्रेस लिखा हुआ था। सब वो गड़बड़ शायद डोमस और मार्ता ने ही की होगी। हो सकता है, पता नहीं कार्लोस के घर वालों को उसकी मौत के बारे में पता है भी कि नहीं। आप लोग कार्लोस के दोस्त हैं ना? म्यूजिक स्कूल से आए ना? आइए अंदर आइए। कार्लोस नहीं आया? आइए ना, बैठिए। क्या बात है, कार्लोस किधर है? प्लीज आप बैठिए। देखिए, दरअसल हम लोग कार्लोस के दोस्त नहीं हैं, हम लोग सीआईडी से हैं।
सीआईडी से? क्या बात है? मेरा कार्लोस ठीक तो है ना? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कार्लोस अब इस दुनिया में नहीं है। उसका खून हो गया। खून? मेरे कार्लोस का खून हो गया? ऐसा कैसा हो सकता है? मुझे पता था कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया। जी, उसे किसी ने जहर दे दिया। बेटा! कि मैडम, पुलिस स्टेशन से हमें एक एफआईआर मिली है जो कार्लोस ने लिखवाई थी आपकी मेड महुआ के खिलाफ। आपको इसके बारे में कुछ पता है? कार्लोस को मेरी बहुत चिंता रहती थी। इस उम्र में सारा काम मैं नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने देखभाल के लिए महुआ को रखा था। फिर क्या किया महुआ ने? पहले तो बहुत सीधी सादी थी, घर का सारा काम करती थी, यही रहती थी वो। पर बाद में कुछ अजीब सा लगने लगा। मुझे पूरा शक है उसी ने जहर देकर मारा है मेरे बच्चे को। उसी ने मारा है मेरे बच्चे को। मुझे कब तक थी वो यहाँ पे? जिस दिन से कार्लोस नहीं आया, उसके अगले दिन से वो भी गायब हो गई। मैं आपके हाथ छोड़ के विनती करती हूँ, एक बार मुझे मेरे बेटे को देख लेने दीजिए। एक आखिरी बार मैं मेरे बेटे को देखना चाहती हूँ इंस्पेक्टर। जी जरूर, हम उसकी बॉडी यहाँ भिजवा देंगे। आप प्लीज हिम्मत रखिए, हम लोग कार्लोस के खूनी को छोड़ेंगे नहीं। आपने बताया ये महुआ यहीं पे रहती थी, तो कोई कमरा वगैरह होगा, वो हम देख सकते हैं? जी, बाहर से पीछे की तरफ। अपना सारा सामान ऐसे ही छोड़ के भाग गई है। काम करो, घर को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कुछ मिलता है। सर, सर, क्या? ये देखिए, 10 कॉफिन्स का ऑर्डर। 10 ताबूत? सर को इतने सारे ताबूत इकट्ठे क्यों खरीदेगा? अब ये तो ताबूत बनाने वाला ही बताएगा। एक बात ध्यान से सुन लो, बाद में मत पूछना, ठीक है? ये वाला जो है ML पाथारे रोड पे जाएगा। ये जो 4 है ट्रक में इकट्ठे भेजना, और जो 3 है ना वो पुलिस। आप सर 1 मिनट में लिस्ट समझा दूं, फिर आपसे ऑर्डर लूं, ठीक है? ऐसा हुआ है कि एक ही घर में एक साथ 10 लोग ऐसे ही मर गए। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जरा ध्यान से बिल देखो। एक औरत ने तुम्हारे यहाँ से 10 कॉफिन्स बनवाए, क्यों? और तुम्हें कोई शक क्यों नहीं हुआ? आप कौन? हम भी कॉफिन बनाने के धंधे में हैं, और हम भी अपराधियों को कॉफिन में डाल के ले जाते हैं। आप? सीआईडी। सर देखिए, मैं नहीं जानता कि महुआ मैडम ने एक साथ 10 कॉफिन क्यों बनवाए थे। महुआ मैडम? हाँ, उनका नाम महुआ है। कि महुआ मैडम 10 कॉफिन लेने के लिए यहाँ पर आई थी या तुम लेकर गए थे? सर मैंने ही पहुंचाया था, पर सर उनका एड्रेस उल्टा सीधा था। कोई बात नहीं, एड्रेस सुने तो सही, है क्या उनका एड्रेस? ये कारपेंटर कॉफिन बूंदी घाट क्यों बेचता था? है क्या वहां पे बूंदी घाट में कॉफिन? सर कार्लोस का कॉफिन तो हमें वहीं उस जगह के आसपास ही मिला था, और वहां पे तो एक पुराना कब्रिस्तान है 19th सेंचुरी का। वो भी ऐसा कब्रिस्तान सर जो खंडर बन चुका है। हाँ सर, फिर कारपेंटर के भेजे हुए कॉफिन जाते कहाँ हैं? वही तो दया सर, पता लगाने का एक तरीका है, बंद कर देते ये बूंदी घाट वाला केस। हाँ सर, यही एक तरीका है। मैं सारे न्यूज़पेपर्स और चैनल्स में ये न्यूज़ फ्लैश कर देता हूँ कि सीआईडी ने बूंदी घाट का केस बंद कर दिया है। मुंबई लोनावला रोड पर जो बूंदी घाट का इलाका है, गायब हो रहे लोगों के केस में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। जो गाड़ियां जली हुई मिली हैं, उनके बारे में पुलिस का कहना है कि वो सब शायद एक्सीडेंट की वजह से जल गई हैं, इसलिए वो इस केस को बंद करने के लिए बोल रहे हैं।
सीआईडी ने कहा है कि वो इस केस को बंद करेंगे। ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार। प्लीज मेरी मदद कीजिए, गलती से बस से यहाँ उतर गई हूँ और सारा सामान भी मेरे पास है। प्लीज मुझे थोड़ा आगे तक ड्रॉप कर देंगे? ऑफ कोर्स, प्लीज बैठिए ना। कौन कहता है कि बूंदी घाट का केस बंद हो गया? केस तो अब खुला है। थैंक यू सो मच। सीआईडी का फेंका हुआ पासा कभी खाली नहीं जाता। यहाँ रहते हैं तुम्हारे अंकल? हाँ, वो एक्चुअली एस्टेट है उनका यहाँ पे, काफी अंदर जाके है, बट इट्स ओके। आप मुझे यहीं ड्रॉप कर दीजिए, मैं तब चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ अंदर। थैंक्स अ लॉट। तुम्हारे अंकल के घर का रास्ता कब्रिस्तान से? रुक जा। तुम्हें क्या लगता है मुझे पकड़ने से तुम्हारी मुश्किल आसान हो गई? नहीं, कभी नहीं। ये इंजेक्शन देख रहे हो? ये इंजेक्शन राज को राज ही रखेगा। ये तो मर गई। थैंक गॉड बच गया, वरना आप लोगों के मिशन के लिए तो आज शहीद हो जाता। सीआईडी के मिशन के साथ जुड़े हो तुम, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। एनीवेज, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तुम गाड़ी में जाके बैठो। लड़की किस राज के बारे में बात कर रही थी? एक काम करो, आसपास ढूंढो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सचिन, विवेक, पूर्वी, ये देखो, अब समझ में आया। उस पेंटिंग में एक नंबर लिखा हुआ था, 1920 से 1982। जरूर उन गायब हुए लोगों का राज इस कब्र में छुपा हुआ है। खोदो इसे। माय गॉड, संभाल के।
ये है बूंदी घाट का वो राज जहां लोग आके गायब हो जाएं, ताकि लोगों को मार के ड्रग्स की स्मगलिंग की जा सके। सर, वो देखिए आयशा की लाश। सर इसका पेट तो पूरा फाड़ा हुआ है। निगाह नीचे रखो। बहुत समझदार हो और लंबे चौड़े भी। तुम में इनसे ज्यादा पैकेट भेजेंगे। इधर लगो। जान पे खेल के जान ही देने आ गए। चार चार है, शुरू किससे करें? सारे के सारे मर चुके हैं, एक भी नहीं बचा। सर अब कैसे पता चलेगा इन सबके पीछे कौन है? ये देखो, इन सबके हाथ में कुछ लिखा है। हाँ सर। उस आदमी के हाथ में भी यही नंबर है। हाँ सर। हो सकता है ये कोई आईडी हो, कोई कोड नंबर। इस तरह का नंबर मैंने पहले कहीं देखा है। अच्छा, ये यहाँ पे सिर्फ म्यूजिक सिखाया जाता है? हाँ सर, गाना बजाना, इंस्ट्रूमेंट जैसे पियानो, वायलिन, लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं सर। म्यूजिक स्कूल में सर? म्यूजिक स्कूल में कई लोगों के हाथ पे इस तरह का नंबर था सर। सचिन, यही नंबर होगा। वो सारे लोग इस रैकेट में मिले हुए हैं। लेकिन सर, इस नंबर का मतलब क्या हो सकता है? सबके हाथ में एक ही नंबर है। हो सकता है ड्रग्स के धंधे में काम करने वाले लोगों का कोई कोड होगा, या फिर जिसके लिए काम करते हैं उनके बारे में पूछो। सर, आपका मतलब इनके बॉस का नाम? हाँ हाँ, हो सकता है। इसे नंबर की तरह मत देखो, ये कोड है, कुछ भी हो सकता है। किसी का नाम, पता या फिर डेट। तो सर, ये किसी का नाम है तो इस कोड में से हम इसे बाहर कैसे निकालेंगे? ट्राई करते हैं। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है, तो ये जो कोड है इसे अपने मोबाइल में डाल के मैच करके देखते हैं। नंबर है 6 पे MNO सर, 2 ABC, 4 GHI, 8 TUV, 4 GHI, 5 JKL, 4 MNO सर। इस कॉम्बिनेशन में क्या बनते हैं देखो। ये है सबके पीछे। इससे पहले कि ये कोई और चाल चले, हमें इसे किसी भी तरह रोकना होगा। चलो, फंक्शन के लिए लेट हो जाएंगे। चलो जल्दी, चलो जल्दी करो। आपस में आराम। चलो चलो चलो, ठीक से बैठो। चलो बच्चों, मस्ती नहीं, अंदर जाइए। ये भी क्या जल्दी है मैथिली जी?
हेलो इंस्पेक्टर। बहुत भाग ली तुम, अब तुम्हारा टाइम खत्म। कुछ तो गड़बड़ है। सीआईडी सामने खड़ी है और उसके चेहरे पे कोई डर नहीं है। वैसे तुम बहुत ही समझदार हो दया। तुम जो सोच रहे हो ना, वो मेरा दूसरा प्लान है। ये बच्चे, वैसे तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं चलती हूँ और ज्यादा स्मार्ट होने की कोशिश मत करना। चुप चुप। सचिन गन नीचे कर। चिल्लाना है, मार दूंगा। क्या गारंटी है कि तुम इन बच्चों को कुछ नहीं करोगी? स्टैम्प पेपर पर लिखकर तो नहीं दे सकती। वैसे हाँ, तुम कोई चालाकी नहीं करोगे ना, तो मैं भी इन बच्चों को नहीं मारूंगी। वैसे कहने की जरूरत तो नहीं है, तो मेरा पीछा मत करना। ठीक है, तुम जाओ। चलो। जल्दी चला, शॉर्टकट से निकलेंगे, उससे आगे पहुंच जाएंगे। हाँ बच्चा, घबराने की कोई बात नहीं। हाँ विवेक, इन सब बच्चों को इनके परिवार तक पहुंचा दो। चलो। कोशिश अच्छी थी, मगर अपने आप को सीआईडी से ज्यादा समझदार मानना, इससे बड़ी बेवकूफी हो नहीं सकती। करोड़ों का नुकसान हो गया सिर्फ तुम लोगों की वजह से। अब क्या जवाब दूंगी मैं अपने बॉस को? जवाब? तुम्हें अब भी लगता है कि तुम यहां से बाहर निकलोगी? हाँ? खून, ड्रग्स की स्मगलिंग, फ्रॉड, इतने केसेस है कि जिंदगी भर खुली हवा में सांस नहीं ले पाओगी, समझी? आम आदमियों का इस्तेमाल किया तुमने स्मगलिंग वगैरह के लिए। हाँ? हाँ, हम उनसे लिफ्ट लेकर उन्हें बुद्धि घाट तक ले जाते थे, फिर उन्हें मारकर उनके शरीर में ड्रग्स भरकर कॉफिन में डालकर स्मगल करते थे। किसी को शक नहीं होता था और सब समझते थे कि लोग गायब हो गए। हाँ, और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि उस कब्रिस्तान के नीचे तुम लोगों ने एक अलग ही दुनिया बना के रखी थी। ये महुआ तो तुम्हारे लिए काम करती थी, रास्ते में लिफ्ट मांगकर लोगों को लेकर आती थी तुम्हारे लिए, फिर उसे क्यों मारा? नाम बदलो उसका। आज उसी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। एक दिन अचानक आई और बोली इसे सब कुछ छोड़ देना चाहती हूँ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। फिर उस रात आयशा को हम तक पहुंचाकर महुआ ने आयशा की गाड़ी में भागने की कोशिश की। वो हमें बेवकूफ बनाना चाहती थी, लेकिन मैं भी उससे 4 कदम आगे थी। मैंने अपने आदमियों को उसके पीछे लगा दी। बस वो आग, उस आग ने फंसा दिया मुझे। और क्योंकि तुम जानती थी कि आयशा की जली हुई गाड़ी से हम उसके घर तक पहुंचेंगे, तुम खुद आयशा की मां बनकर हमारे सामने आई, है ना? अब बताओ, आयशा के घर वालों का क्या किया तुमने? उसका कोई नहीं था, सिर्फ एक मां थी। तो क्या उसे भी? हाँ हाँ, उसे भी खत्म कर दिया, उसे भी। और उसकी जगह पर मैं आ गई। बेचारे कार्लोस को भी मार दिया।
तुम्हारे जैसे लोगों को कानून ऐसी सजा सुनाएगा जो दुनिया याद रखेगी। तुम तो जानवर कहलाने के भी लायक नहीं हो। इतने जुर्म किए तुमने, तुम्हें तो फांसी ही होगी। और तुम्हारे फॉरेन के बॉसेस। हाँ जी मैं एलेक्स बोल रहा हूँ मैम। क्या सहायता कर सकता हूँ? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। प्लीज बैठे रहिए प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। एक्सक्यूज मी सर। सर एक्सक्यूज मी सर। यस दीप्ति, मैंने आपसे एक हफ्ते की छुट्टी के लिए पूछा था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगले 2 महीने तक तुम्हें एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती। प्लीज सर, मजबूरी है, मुझे छुट्टी चाहिए। दीप्ति, यहाँ तो हर कोई मजबूर है। किस किस से सुनूं? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें एक भी दिन की छुट्टी नहीं दे सकता। और अगर तुमने एक भी छुट्टी ली तो तुम्हें दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, समझी? खड़ूस कहीं का। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं सर। नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं सर। तो फिर गेट बैक टू वर्क। यस सर। क्या हुआ दीप्ति? आर यू ओके? हाँ सुरेश, मैं ठीक हूँ। फिर से डाटा नवीन सर ने? हाँ, जब तक मुझे डांट ना ले इनका दिन ही कहाँ गुजरता है अच्छे से। मेरी काम का टेंशन है, उनकी बातों को सीरियसली मत लिया करो। एक तो इतना सारा काम, ऊपर से बॉस की चूचू, छुट्टी मांगी वो भी नहीं दी। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। रिलैक्स, ओके रिलैक्स। फोन दीप्ति, तुम्हें पता है ना ऑफिस आवर्स में मोबाइल यूज करना मना है। कोई देख लेगा तो? मालूम है, लेकिन अर्जेंट है। दीप्ति लिसन। अरे दीप्ति किधर जा रही है? लेकिन आज ही क्यों? अच्छा सुनो, देखो मैं घर आ रही हूँ, फिर बात करते हैं। दीप्ति कहाँ गई? पता नहीं यार, कहाँ चली गई। शी इज अपसेट आई थिंक। Yes, sir. May I help you, sir? Just a minute, sir. Can you hold for a while, sir? I'll just check out and let you know immediately, sir. Thank you, sir. सर गर्मा गर्म चाय। हेलो सर, माय सेल्फ संजय सिन्हा, हो गया हैप्पी? Sir, it shows that you've already filed. Not windows, sir. So रमन साहब, windows and PC. Yeah, sir. Thank you, sir. Yeah. It's not in my hand. Company policy, sir. मैडम कॉफी। Please, sir, don't abuse. संजय सर, आपकी कॉफी। So let me check. Your name, sir? दीदी मैडम कॉफी। सुरेश सर चाय। मेरी वाइफ से भी अच्छी चाय बनाता है। सर आपका मोबाइल बज रहा है क्या? नहीं तो मोबाइल तो ऑफ है। फिर आवाज कहाँ से आ रही है? तो केबिन में बज रही है, चेक करता हूँ। आवाज तो अंदर से ही आ रही है। नवीन साहब, नवीन साहब आपकी ब्लैक कॉफी। नवीन साहब आपका फोन बज रहा है। साहब, नवीन साहब फोन बज रहा है आपका। नवीन साहब, संजय सर जल्दी आइए। देखिए नवीन साहब को क्या हो गया, जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ सर? सर नवीन सर क्या हुआ सर? लगता है बेहोश हो गए। नवीन सर नवीन सर, ये बेहोश नहीं तो मर गए। क्या? नवीन सर मर गए? ऐसे कैसे हो गया? अब क्या करें? सीआईडी को फौरन बुलाता हूँ। हाँ, कॉल करता हूँ। हेलो सीआईडी। एक्सक्यूज मी, आप लोग थोड़ा बाहर जाइए। प्लीज आप सभी कैबिन के बाहर खड़े हो जाइए प्लीज। अभी आइए प्लीज, प्लीज बाहर जाइए। आइए।
ये ऐसे ही पड़े हुए थे? नहीं सर, इनका सर टेबल पे पड़ा हुआ था। सबसे पहले आपने देखा था? जी सर। और उसके बाद आप लोगों ने? जी सर। नहीं, खून वून तो दिख नहीं रहा। कहीं इनकी मौत हार्ट अटैक से तो नहीं हुई? हो सकता है सर, हो सकता है इन्हें किसी वजह से शॉक लगा हो। मगर क्या वजह हो सकती है? ये मिस्टर नवीन इस कॉल सेंटर के मालिक थे ना? जी सर, बड़े ही अच्छे आदमी थे। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा कि सर हमारे बीच नहीं रहे। आखिरी बार कौन मिला था इनसे? सर मैं मिला था इनसे। सर एक फाइल पर साइन करवाने आया था। कितने बजे? सर तकरीबन 10 बज रहे थे उस वक्त। और आप लोगों ने लाश देखी 12 बजे? जी सर। 10 और 12 बजे के बीच कमरे में अकेले थे। इसका मतलब इनकी मौत 10 से 12 के बीच में ही हुई। एक बात बताओ, जब तुम नवीन जी से मिलने आए थे तो ये कैसे लग रहे थे? I mean, कुछ बीमार लग रहे थे? तबीयत खराब लग रही थी इनकी? तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थे सर। एक ठीक ठाक आदमी यूं अचानक कैसे मर सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है सर? कुछ तो होगी ना, तभी तो ऐसे मौत हो गई इनकी। तो ये बताइए कि इनके कमरे से 10 से 12 के बीच में ये चीखने या चिल्लाने की आवाजें सुनाई थी? नहीं सर। नहीं सर। किसी से कुछ कहा सुनी हुई हो जिसकी वजह से इन्हें गुस्सा आ गया हो? और हाँ सर, कल इन्होंने दीप्ति को डांटा था। दीप्ति? ये दीप्ति कौन है? हमारे साथ काम करती है सर। बुलाओ जरा। ऑफिस में नहीं है सर। कल शाम को अचानक ही काम छोड़कर चली गई, तब से उसका फोन भी नहीं लग रहा है सर। काम छोड़कर चली गई? जी सर। लेकिन क्यों? पता नहीं सर क्यों। किस वजह से डांट रहे थे ये? मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। अच्छा, दीप्ति को डांट रहे थे ये। क्या वजह है ये तो दीप्ति बताएगी। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साळुंखे। What is so good about this afternoon, भाई? मुझे तो पूरी दोपहर मिस्टर नवीन की लाश के साथ गुजारनी पड़ रही है। अरे तो आप अकेले क्यों लगे हुए? डॉक्टर तारिका को ऐसे इंपॉर्टेंट काम के लिए बुला लिया कीजिए। है कहाँ भगा दिया? मैंने नहीं भगाया, अपने आप चली गई। चली गई? छुट्टी पर। छुट्टी पे? कब आएंगे? तो आपको मालूम होना चाहिए ना, घास नहीं डाल रही आजकल तारिका जी आपको। हाँ, नहीं वो बात नहीं है एक्चुअली। साळुंखे, अब जरा बताओगे नवीन जी की मौत कैसे हुई? हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक से? डॉक्टर साहब ये तो हमें भी मालूम है, कुछ और बताइए ना। और बात यह है कि इनका हार्ट काफी कमजोर था। इनकी पहले भी हार्ट सर्जरी हो चुकी, आप तो देख ही चुके हैं। ये देखिए। हाँ, मगर साळुंखे अचानक हार्ट अटैक आने की वजह क्या हो सकती है? कोई जबरदस्त सदमा? सदमा? ऑफिस में बैठे बैठे क्या सदमा लगा होगा इन्हें? भाई ये तो आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। हार्ट अटैक तो अपने आप भी आ सकता है, इसमें सदमा पहुंचाने वाली क्या बात है? इन्हें अपने आप हार्ट अटैक नहीं आया फ्रेडी, इन्हें हार्ट अटैक करवाया गया। हार्ट अटैक करवाया गया? मतलब? मिस्टर नवीन के शरीर में से मुझे फिवोको के नाम का केमिकल मिला है। साळुंखे, तो वही केमिकल है ना जो दिल की बीमारी की दवाई बनाने के काम में आता है। इन्हें कोई ऐसी दवाई दी जा रही थी जिससे इनका दिल दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। ऐसी दवाई तो अभिजीत कोई आसपास का या कोई करीबी आदमी दे सकता है। सर या तो कोई घर वाला या फिर ऑफिस का भी कोई हो सकता है, कोई करीबी आदमी। याद है वो सुरेश बता रहा था कि इनके ऑफिस में कोई स्टाफ मेंबर है, दीप्ति नाम की लड़की, अचानक ऑफिस छोड़ के चली गई और उसके बाद में नवीन जी की मौत हो गई। अभिजीत, जरा इस दीप्ति से मिलो। आप लोग मिलिए इस दीप्ति से, तब तक मैं देखता हूं मुझे और क्या मिलता है मिस्टर नवीन के शरीर से। नमस्ते। आप लोग बैंक से आए हैं क्या? नहीं, आप हमें दीप्ति से मिलना है। माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है? आप लोग कौन हैं? जी हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? लेकिन सीआईडी का मेरे घर में क्या काम? आपके बॉस नवीन कुमार जी, देखिए उनका खून हो गया है। खून? आप घबराएं मत माँ जी, आप आइए, आप अंदर आइए मेरे साथ। प्लीज आइए। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल मत घबराइए। आप चलिए, आप अंदर चलिए।
ये खून हुआ कैसे? आपको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है? नहीं, लेकिन कल तक तो वो एकदम ठीक ठाक थे। वो तो हमें भी मालूम है, क्योंकि खून आज सुबह ही हुआ है। चलो, मैं तो वैसे भी वो नौकरी छोड़ने ही वाली थी। अरे, आपके बॉस का खून हो गया है और आपको नौकरी की पड़ी है। जरा भी दुख नहीं है आपको? दुख? मुझे क्यों होगा दुख? वो मेरे रिश्तेदार थोड़े ही थे, सिर्फ मेरे बॉस थे, एक खड़ूस बॉस। जब देखो मुझे डांटते ही रहते थे, पूरे ऑफिस के सामने मेरी इंसल्ट करते थे। मैंने छुट्टी के लिए पूछा ताकि मैं अपने सासू माँ की देखभाल कर सकूं, उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। तो आपने इसलिए छुट्टी मांगी थी? जी। कहीं आपने खुद अपने किसी ऑफिस के साथी के साथ मिलकर नवीन जी का खून तो नहीं करवा दिया? ये क्या कह रहे हैं आप? प्लीज जरा सोच समझ के बात कीजिए। बात तो हम लोग सोच समझ के ही कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप अचानक ऑफिस से क्यों आ गई? सर, वो हुआ यूं कि मुझे घर से अचानक फोन आया मेरी सासू माँ का। वो कह रही थी कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मुझे ऐसे अचानक आना पड़ा। कितने बजे फोन आया था? रात को 8 बजे। जरा फोन दिखाएंगे? जी। वन 02948 किसका नंबर है? मेरे घर के लैंडलाइन का नंबर है। ठीक है दीप्ति जी, जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा परेशान करेंगे। थैंक यू। जी। सर, मुझे लगता है दीप्ति कुछ छुपा रही है। दाल में काला है। दादाजी के सिवा कोई नहीं था मेरा इस दुनिया में। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, अब मैं किसके लिए जीऊं? तानिया जी, आप हिम्मत मत हारिए। आपके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मेरी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत सारे सपने सजाए थे दादाजी ने। मैं दुल्हन बनूंगी, डोली चढ़ूंगी, पर उसके पहले ही वो। तानिया जी, हम नवीन जी के खूनी को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। प्लीज आप रोइए मत। जिस किसी ने मेरे दादाजी का खून किया है ना, उसे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तानिया जी, आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा? पता नहीं, दादाजी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हो सकता है कभी झगड़ा करते हुए सुना हो आपने, फोन वगैरह पे? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपके दादा की दिनचर्या क्या थी? मेरा मतलब है डेली रूटीन। ऑफिस के अलावा भी कहीं आते जाते थे? नहीं, वो ऑफिस से सीधा घर आते। उन्हें किताबों का बहुत शौक था, आते ही किताबों में डूब जाते थे और मुझसे बहुत सारी बातें करते थे। पिछले कुछ दिनों में कोई टेंशन, कोई तनाव था उन्हें? ऐसा कोई तनाव तो नहीं था, पर वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे दादी के गुजर जाने के बाद। इसलिए उन्होंने मुझे लंदन से इंडिया बुलवा लिया। आप लंदन में रहती थी? जी, मैं वहां अपने MBA की पढ़ाई कर रही थी। 3 महीने पहले ही इंडिया आई। I see। ठीक है तानिया जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। सर, मैंने सुना है मुजरिम आप लोगों के नाम से ही कांपने लगता है। ठीक सुना है। वादा कीजिए कि आप मेरे दादाजी के खूनी को बिल्कुल जाने नहीं देंगे। वो बचेगा नहीं तानिया। नवीन सर की मौत से हम सबकी नौकरी चली जाएगी। हाँ यार, इस कॉल सेंटर पे तो ताला लग ही जाएगा। हमारा क्या होगा? पता नहीं। हरीश, बेटा हरीश, एक कप चाय पिला दे। हरीश कहाँ गए? हरीश काम पे नहीं आए क्या? काम पे नहीं आया तो ऑफिस का ताला किसने खोला? सर, इस तानिया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। माँ बाप तो उसके बचपन में नहीं थे, अब इस खूनी ने उसके दादाजी को मार डाला। और जब तक ऐसे खूनी आजाद घूमते रहेंगे, न जाने तानिया जैसी कितनी लड़कियां अनाथ होती जाएगी। सर, ये खून जल्दबाजी में नहीं हुआ है, ये एक सोचा समझा प्लान है।
बिल्कुल सही अभिजीत, बिल्कुल सही। ये सोच समझकर ही किया हुआ खून है, सोच समझकर। सालुंखे ने भी तो बताया कि कोई सदमा पहुंचा था नवीन को, कोई सदमा जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया। सर मुझे तो लगता है कि नवीन जी के खून में किसी ऑफिस वाले का ही हाथ है। मगर क्या वजह क्या हो सकती है? क्या हुआ होगा जिसकी वजह से नवीन को सदमा पहुंचा और उसकी मौत हो गई ऑफिस में बैठे बैठे? कोई तो वजह होनी चाहिए। अभिजीत, ये दीप्ति मेरे दिमाग में खटक रही है। ये दीप्ति, उसकी नवीन जी के साथ बहस होना, छुट्टी को लेकर, वजह क्या? तो उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है और फिर अचानक नौकरी छोड़कर चले जाना। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है अभिजीत, कुछ तो छुपा रही है वो हमसे। हरीश! 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 क्या हुआ? हरीश! क्या हुआ ऐसे? हरीश! 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 मैं पानी लेके आता हूँ। कोई फायदा नहीं, मर चुका है। वो इज डेड। कॉल सेंटर में कौन बोल? हे भगवान, क्या हो रहा है इस कॉल सेंटर में? कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है और क्यों? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सीआईडी को फौरन बुलाता हूँ। हाँ, और वही लोग हमें बचा सकते हैं। एसीपी प्रद्युमन, मैं गुडविन कॉल सेंटर से बोल रहा हूँ सर। यहाँ पे एक और मौत हो चुकी है। और एक खून गुडविन कॉल सेंटर में? माय गॉड। ठीक है, सच कह रहे हो, छोड़ने में ही सबकी भलाई है। और क्या पता कल हम में से किसी की बात हो। पता नहीं कौन है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। कहाँ है लाश? तो वहां पे पड़ी है। चलिए हटिए प्लीज। गला घोट के मारा है। ये देखो, यहाँ पर अंगूठे का निशान है और 3 उंगलियां ऐसे गला घोटा है। सर एक हाथ से गला घोटा है इसका। आदमी हो सकता है, ताकतवर। ये क्या है? ये तो घाव का निशान है। लगता है जिसने भी इसका गला घोटा, यहाँ पर अपना घुटना रख के गला घोटता गया तब तक जब तक ये मर न जाए। नवीन की लाश हमें कैबिन के अंदर मिली और अब हरीश की लाश उसी कैबिन के सामने। सर शायद ये हरीश इस कैबिन के सामने से ही गुजर रहा होगा जब खूनी ने इसे पकड़ा होगा। ये भी तो हो सकता है कि हरीश कैबिन से बाहर निकल रहा हो। हरीश कैबिन से बाहर आ रहा था, इसका मतलब वो अंदर गया था। किस लिए हरीश कैबिन के अंदर गया होगा? नवीन और हरीश, इन दोनों के खून की वजह एक ही हो सकती है, एक ही। सर शायद हरीश को नवीन के खून के बारे में कुछ पता चल गया जिससे खूनी को खतरा हो। जब हमें नवीन की लाश मिली सचिन, तब तो ये जिंदा था। उस वक्त उसने हमारे सामने मुंह क्यों नहीं खोला? चुप क्यों बैठा? हालांकि नवीन की लाश को पहले देखने वाला यही था, हरीश। ये बात तो है सर। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये हरीश और नवीन, इन दोनों के खून का राज यहीं छुपा हुआ, यहीं इन्हीं लोगों में। सर लेकिन हरीश तो हमारे छोटे भाई जैसा था सर। हाँ, इसी की कीमत चुकाई इसने, तुम्हारा छोटा भाई होने की वजह से। हम सब तो खुद ही डरे हुए हैं कि कहीं अगला नंबर हमारा ना हो। देखिए आप लोग प्लीज घबराइए मत, हमारे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। सर आप लोग के होते हुए भी तो एक और खून हो गया। अच्छा, ये हरीश की लाश पहले किसने देखी? सर मैंने और संजय ने। कितने बजे देखी? अभी से 2 घंटे पहले, जब हम ऑफिस में घुसे थे। मतलब हरीश क्या सबसे पहले आता था ऑफिस में? जी सर, वो सुबह 8 बजे आके ऑफिस खोलता था और यहाँ की साफ सफाई करता था। इसका मतलब खूनी अच्छी तरह से जानता था कि हरीश को किस वक्त मारा जा सकता है, क्योंकि 8 से 9 के बीच हरीश बिल्कुल अकेला होता था ऑफिस में। बेचारे इस प्यून को कोई क्यों मारेगा? इसके मरने से किसी को क्या फायदा होगा? फायदा उसी को होगा जिसने नवीन का खून किया। वो डरता था हरीश से, क्योंकि हरीश उसके बारे में जान गया था। और वो खूनी तुम में से ही कोई एक है, समझे? तुम में से ही कोई। याद रहे, बचेगा नहीं हो हमारे हाथ, समझे? निखिल लाश के पास रहो, और सचिन नवीन की कैबिन को दोबारा देखते हैं। इन दोनों के खून का राज
इसी कैबिन में छुपा है, यहीं पर कुछ है। हरीश इस कैबिन में आया क्यों होगा? वही तो, हरीश इस कैबिन में आया ही क्यों, यही तो मैं भी सोच रहा हूं। पहले भी आ चुके, पहले भी देख चुके, लेकिन जो कुछ भी है हमारी आंखों के सामने क्यों नहीं आया? है क्या वो चीज? नवीन इसी कुर्सी में मरा था ना, इसी कुर्सी में। क्या कर रहा होगा वो इस टेबल पर? क्या कर रहा होगा? क्या हो सकता है? अरे क्या हुआ सर? कंप्यूटर का सीपीयू तो गर्म है। इसका मतलब है कंप्यूटर का सीपीयू गर्म है, मतलब नवीन का कंप्यूटर कुछ देर पहले ऑन किया गया था, काम किया गया इस पर। इसका मतलब खूनी सचिन, खूनी नवीन के कैबिन में आया था और उसने इस कंप्यूटर पे काम भी किया, और शायद उसी वक्त हरीश ने वहां से उसे देख लिया और बस इसी कारण हरीश को मार डाला। फिर तो इस कंप्यूटर में कोई ऐसी खतरनाक चीज है कि खूनी जानता था कि अगर कोई और देख लेगा उसे तो वो पकड़ा जाएगा। हाँ विवेक सर, देखो जरा, तुम्हें कुछ पता चलता है क्या? यस सर। सर कंप्यूटर पासवर्ड मांग रहा है। कंप्यूटर पासवर्ड मांग रहा है? एक काम करो, स्टाफ को जाकर पूछो नवीन के कंप्यूटर का पासवर्ड पता है क्या? यस सर। जल्दी। क्या हो सकता है? ऐसी क्या चीज है इस कंप्यूटर में? सर हाँ, नवीन के कंप्यूटर का पासवर्ड किसी को भी मालूम नहीं है सर। नवीन के कंप्यूटर का पासवर्ड किसी को भी मालूम नहीं? नहीं सर। सर फिर तो इस कंप्यूटर में बहुत कुछ छुपा के रखा होगा। अगर नवीन के कंप्यूटर का पासवर्ड किसी को भी मालूम नहीं तो फिर हो सकता है खूनी को भी पासवर्ड नहीं मालूम होगा, और इसी वजह से वो खुफिया चीज जो कुछ भी इसमें है अभी भी इस कंप्यूटर में बंद है। विवेक सर, इसका पासवर्ड तोड़ सकते हो क्या? मेरा एक दोस्त है बमल, वो पासवर्ड तोड़ने में एक्सपर्ट है सर। फिर बुलाओ इस बमल को ब्यूरो में। हेलो सर। तुम बमल हो ना, विवेक के दोस्त? यस सर। विवेक ने हमें बताया कि तुम किसी भी कंप्यूटर का पासवर्ड तोड़ सकते हो। हाँ सर, अभी तक तो फेल नहीं हुआ हूँ, मगर सर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। हाँ पता है हमें। आओ अब इस कंप्यूटर का पासवर्ड तोड़ो और सारा डेटा हमें निकाल कर बताओ। यस। खुल गया? हाँ सर। अब देखो इसके हार्ड डिस्क में क्या क्या है। ये क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? ये कंप्यूटर तो खाली है सर। खाली है मतलब? सर इसमें जो भी डेटा था, जो भी फाइल्स थी, वो सब किसी ने उड़ा दी है। खूनी का ही काम होगा सर। बमल कुछ भी करो, हमें इस कंप्यूटर का डाटा निकाल के दो, इसी से हम खूनी तक पहुंच सकते हैं। करो, कुछ भी करो। कोई तो तरीका होगा ये हार्ड डिस्क का डेटा वापस पाने का। तरीका तो है, पर उसके लिए कुछ वक्त लगेगा। मतलब कितना वक्त लगेगा? 10 से 15 घंटे, एक दिन भी लग सकता है। कोई बात नहीं, लगने दो। बस किसी भी कीमत पर हमें इस कंप्यूटर का डाटा चाहिए। जी सोलंकी साहब, कुछ पता चला? लगता है बॉस ये केस तो सॉल्व हो। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात तो है, बेचारे का दिल प्यार से धड़क रहा था। आपने गलत बोला सालुंके साहब, दिल प्यार से नहीं धड़कता है, दिल प्यार में धड़कता है। फॉरेंसिक लैब में प्यार की बात करना सख्त गुनाह है, समझते हो? यहाँ सिर्फ काम होता है, काम, प्यार नहीं होता है। मुझे मालूम है आपका इशारा किसकी तरफ है। मैं फ्रेडी से बात कर रहा हूँ। अरे फ्रेडी को प्यार व्यार की बातें क्या मालूम? देखिए सर, मेरी वाइफ को फ्रेडी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फॉरेंसिक लैब में प्यार की बातें करना मना है। यहाँ सिर्फ काम होता है, सिर्फ काम, अंडरस्टैंड? अरे फिर वही, और मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसका दिल प्यार में धड़का। अभिजीत, इसका दिल प्यार में नहीं धड़क रहा था, इसका दिल प्यार से धड़क रहा था, क्योंकि इसे पेस मेकर लगा हुआ। पेस मेकर? किस पेस मेकर की बात कर रहे हो सोलंकी? उस पेस मेकर की बॉस जो इस आदमी को लगा हुआ था। सर ये पेस मेकर क्या होता है? पेस मेकर एक किस्म की मशीन होती है जो इंसान के दिल के पास लगा दी जाती है, जिससे इंसान के दिल की इरेगुलर धड़कनें रेगुलर हो जाती है।
मतलब इंसान के दिल की धड़कनें एक व्यवस्थित अंतराल के बाद ही धड़कती है। तो फिर साळुंखे नवीन जी का पेसमेकर निकालो ना, सब पता चल जाएगा। अरे निकालू कहां से बॉस, पेसमेकर है ही नहीं। क्या? अरे कभी कहते हैं दिल धड़क रहा था, पेसमेकर लगा हुआ था, और अब कह रहे कि पेसमेकर शरीर में है ही नहीं। रेडी यार, बात को समझने की कोशिश किया। बॉस, इस आदमी का पेसमेकर किसी ने निकाल दिया, जिसकी वजह से इसका दिल इतना कमजोर हो गया कि एक छोटा सा सदमा भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसे हार्ट अटैक आ गया। साळुंखे बॉडी में से पेसमेकर निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये तो किसी स्पेशलिस्ट का काम है, लाइक हार्ट सर्जन। वही तो मैं भी कह रहा हूँ साळुंखे। और नवीन अपने आप तो ये पेसमेकर निकाल नहीं सकता, और तो और ये खुद अपनी जान को खतरे में क्यों डालेगा? नहीं अभिजीत, नवीन जी के बॉडी में से पेसमेकर किसी और ने निकाला है, ऑपरेशन के वक्त किसी और ने निकाला है। मगर सर, ऑपरेशन के वक्त तो ऑपरेशन थिएटर में कम से कम 15 लोग रहते हैं, किसी ने देखा कैसे नहीं पेसमेकर निकालते हुए? एक काम करो अभिजीत, नवीन जी की पोती तानिया से मिलो, तानिया से पूछो उससे कि नवीन जी का इलाज कौन डॉक्टर कर रहा था। कौन कौन है? आप लोग सब दादाजी का खूनी पकड़ा गया? अभी तक तो नहीं। जब तक आप उसे फांसी नहीं दे देते मुझे चैन नहीं मिलेगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है तान्या। आप ये बताइए कि आपके दादाजी को हार्ट की बीमारी थी ना? हाँ, उनका दिल कमजोर था और उनका ऑपरेशन हुआ था हाल में। पर मैं तभी लंदन में थी। ओह, किस हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन हुआ था? वो तो मुझे नहीं पता। वैसे आपके दादाजी कभी कभार डॉक्टर से मिलने तो चाहते होंगे ना, या फिर डॉक्टर आता होगा चेकअप के लिए घर पे? घर पर तो कभी कोई डॉक्टर नहीं आया, और दादाजी ने कभी बताया भी नहीं कि उनका इलाज कौन सा डॉक्टर कर रहा था। आपने कभी पूछा नहीं? पूछा था, मगर वो मुझे बच्ची ही समझते थे। ये सब बातें करके मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। किसे मालूम होगा कि उनका ऑपरेशन किसने किया था? वो तो तान्या जी, हम आपके घर की तलाशी ले सकते हैं? हाँ ठीक है। सर घर के अंदर से डॉक्टर का पर्चा तो नहीं मिला, लेकिन कुछ दवाइयां मिली हैं जो हार्ट पेशेंट की हैं। सिर्फ दवाइयां मिली? कमाल है, हार्ट पेशेंट के घर से डॉक्टर का एक भी पर्चा नहीं मिला। सर कमाल की बात है, नवीन दिल का मरीज था, उसका इतना बड़ा ऑपरेशन भी हुआ, उसके बावजूद उसके घर से एक डॉक्टर की एक पर्ची तक नहीं मिली। सर वो बताइए ना सर। आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, बस अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। और तो और इससे भी बड़ी बात यह है कि नवीन की पोती तानिया को यह भी नहीं मालूम कि नवीन का इलाज कौन सा डॉक्टर कर रहा है। अजीब बात है। क्या हुआ सर? खूनी के बारे में कुछ पता चला? पता चल जाएगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। हम नवीन के बारे में आप लोगों से कुछ जानना चाहते हैं। हाँ सर, पूछिए ना। आप लोगों को तो पता ही होगा ना कि नवीन का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। हाँ सर, इसलिए 25 दिन तक वो ऑफिस भी नहीं आए थे। काफी बड़ा ऑपरेशन हुआ था उनका। तो तुम लोगों को यह भी तो पता होगा कि कौन से हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था? सर ये बात उन्होंने कभी नहीं बताई हमें। कभी नहीं बताया? उनका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और कौन से हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ आप लोग को ये तक नहीं मालूम? आप लोग मिलने तो गए होगे ना उनसे? मिलने गए थे सर, मगर उनके घर पर, जब वो डिस्चार्ज हो गए थे। मिलने गए थे डिस्चार्ज होने के बाद? हाँ सर। सर नवीन सर चाहते थे कि कोई भी उनसे अस्पताल में मिलने ना आए। मगर ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि हम लोग उन्हें बीमार हालत में देखें। लेकिन उन्होंने जिक्र तो किया होगा हॉस्पिटल के बारे में। नहीं सर, कभी जिक्र नहीं किया था। एक बार उन्होंने कहा था कि वो श्याम नगर जा रहे हैं, किसी डॉक्टर के साथ उनका अपॉइंटमेंट है। श्याम नगर? कब की बात है ये? जनवरी की। मैं सर की केबिन में कुछ पेपर साइन कराने गया था। सर ने कहा आगे साइन करेंगे, उनका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। श्याम नगर, श्याम नगर। पता लगाना पड़ेगा कि श्याम नगर में कितने हार्ट स्पेशलिस्ट हैं।
श्याम नगर। सर ये नवीन बड़ा आदमी किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल में तो गया नहीं, इस गुड हेल्थ जैसे बड़े हॉस्पिटल में करवाया होगा ऑपरेशन। एक्सक्यूज मी जी, डॉक्टर अमित का केबिन कौन सा है? ये आगे से दाएं में तीसरा केबिन है उनका। थैंक यू। पर सर अभी आप डॉक्टर साहब से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि डॉक्टर अमित अभी ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में? जी। अब उनका खुद का ऑपरेशन हो रहा है या वो किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं? ये साहब भी आपके साथ ही में है। हाँ, मैं इन्हीं के साथ हूँ। हमारा काम ही कुछ ऐसा होता है, बारीक बारीक सवाल पूछने पड़ते हैं, तुम नहीं समझोगे। ये ऑपरेशन थिएटर में है ना डॉक्टर अमित? जी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को नहीं बचा सके। नहीं, ये नहीं हो सकता। कह दीजिए ये झूठ है। मैम प्लीज संभालिए अपने आप को। हाँ? क्या संभालिए? कैसे डॉक्टर हैं आप? मेरे बेटे को नहीं बचा पाए। क्या डॉक्टरी पढ़ी है आपने? हाँ? माँ जी आप आइए, अब बैठिए प्लीज। बैठने से क्या होगा? मुझे माँ कहने वाला था, मेरा बेटा हमेशा के लिए चला गया। देखिए, हम आपका दुख समझ सकते हैं, आप प्लीज आइए। मेरा बेटा। डॉक्टर साहब क्या हुआ था इनके बेटे को? वो हार्ट अटैक आया था। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। नर्स, एक बात नोटिस की सच है, ये डॉक्टर के हाव भाव ठीक नहीं लग रहे हैं। फिर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? चलो अंदर चल के देखते हैं। अरे कौन है आप लोग? आपको पता नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर में किसी बाहर वाले का ना मना है? अरे कोई बीमारी फैला देंगे तो? सब पता है हमें, पहले जरा यहाँ के मौसम का हाल तो ले लें। मौसम का? जी हाँ, मौसम का हाल। क्या छिपा रही हैं आप पीछे? क्या कर रहे हैं आप? लाइए ना प्लीज। ये क्या? दिल? ह्यूमन हार्ट? ये इसी लड़के का दिल है ना, जिसका ऑपरेशन डॉक्टर अमित ने अभी किया? शरीर में से दिल निकाल लिया? क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं कुछ नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं पता। मतलब ये लड़का दिल के दौरे से नहीं मरा है, इन लोगों ने इसे मारा। हाँ, क्या चक्कर है? क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे कुछ नहीं पता। देखिए मैं तो वही कर रही हूँ जो मुझे करने के लिए कहा जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? मैं कहता हूँ जाने दो। ऐसे कैसे जाने दें? पहले तुझे उस मासूम के दिल का हिसाब देना है। ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया है। मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। जिंदा लोगों के सीने से दिल निकालता है और अपने आप को डॉक्टर कहता है। पता है दिल की कीमत क्या होती है? एक एक दिल लाखों में बिकता है, लाखों में। शायद तुझे पता नहीं है, एक माँ के लिए उसके बेटे की क्या कीमत होती है। अपने आप को डॉक्टर कहता है। डॉक्टर का काम होता है लोगों की जान बचाना, उनकी जान लेना नहीं। नवीन कुमार का ऑपरेशन भी तूने किया था ना? नवीन कुमार? हाँ, उसका ऑपरेशन भी मैंने ही किया था। फिर तो उनके दिल से पेसमेकर भी तूने निकाला होगा ना? 5 लाख रुपए दिए गए थे मुझे उसका पेसमेकर निकालने के लिए। 5 लाख? किसने दिए थे वो पैसे? पता नहीं, मुझे एक फोन आया था। किस नंबर से फोन आया था? वो नंबर तो मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने वो 5 लाख रुपए सीधे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। बैंक अकाउंट में? फिर तो पता चल सकता है वो पैसा आया कहां से था। जिस वक्त। हाँ मोहम्मद, कितना प्रोग्रेस हुआ है? 95% काम हो गया है, 5% बचा हुआ है। एक्सीलेंट। सर, डॉक्टर अमित के बैंक से आ रहे हैं। तो अभिजीत पता चला वो 5 लाख रुपए किसने डॉक्टर अमित के खाते में डाल दिए? सर, जो नाम सामने आया है उसने तो इस केस को और भी उलझा दिया है। किसका नाम सामने आया है? नवीन कुमार जी का सर। नवीन कुमार ने खुद डॉक्टर अमित के खाते में पैसे डाले? हाँ सर, मगर सर कोई भी आदमी अपनी खुद की सुपारी क्यों देगा?
वो भी अपने दिल से पेसमेकर निकालने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता है अभिजीत। ये जरूर किसी ने नवीन के अकाउंट में से डॉक्टर अमित के अकाउंट में पैसे डलवा दिए हैं। सर ये कॉल सेंटर के अंदर का ही कोई आदमी है जिसे नवीन के अकाउंट के बारे में अच्छी जानकारी है। हो गया सर, इट्स 100% कंप्लीट। तो फटाफट बताओ क्या खजाना छुपा है इस कंप्यूटर में? सर इस कंप्यूटर में तो ढेर सारा डेटा है। गुडविन कॉल सेंटर के सारे रिकॉर्ड्स है इसमें, और वहाँ काम करने वाले मेंबर्स के रिकॉर्ड्स है इसमें। नहीं, जो सबूत हम ढूंढ रहे हैं वो कुछ और ही है। कोई ऐसी चीज है जिसे खूनी कंप्यूटर से मिटाना चाहता था। इस कंप्यूटर में एक वीडियो भी है सर। वीडियो? कैसा वीडियो? कौन सा वीडियो? दिखाओ जरा। हजारों फाइल्स के बीच में सिर्फ एक ही वीडियो है। ये देखिए सर। साउंड बढ़ाओ। सर वीडियो में साउंड नहीं है सर। अरे माय गॉड, ये तो कोई किसी का मर्डर कर रहा है। ये कौन सी फिल्म का सीन है सर? किसी फिल्म का सीन नहीं है ये फ्रेडी, असली जिंदगी का सीन है। सर मतलब इसी वीडियो की वजह से मिस्टर नवीन जी को हार्ट अटैक आया हो, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हाँ, लगता तो यही है। इस वीडियो की वजह से ही नवीन की मौत हुई है। लेकिन ये किसी अंदर वाले ने इस कंप्यूटर में डाला है ये वीडियो। मगर ये खून किसका आ रहा है? चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है अभिजीत, मगर इतना दिख रहा है कि एक लड़का लड़की को चाकू मार रहा है। पर्पल स्काई। सर ये देखिए, वीडियो पे यहाँ पे पर्पल स्काई लिखा है। लगता है ये वीडियो पर्पल स्काई कंपनी ने बनाया है। पर्पल स्काई? अभिजीत मुझे तो लगता है ये कोई पायरेटेड सीडी बनाने वाली कंपनी है ये पर्पल स्काई, और ये वीडियो किसी सीडी से ट्रांसफर किया गया इस कंप्यूटर में। सर ये झोलवाड़ी में पायरेटेड सीडी के काफी अड्डे हैं। ये पर्पल स्काई के बारे में हमें वहीं से पता चल सकता है। पर्पल स्काई, झोलवाड़ी। गर्मी बहुत लग रही है। हाँ जोड़े, ऐसे मौसम में ना लस्सी पीने का बहुत अच्छा रहता है। एकदम सही बोला। बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा तू। पर्पल स्काई, यहाँ का कोई पंटर देखेगा तो राड़ा करेगा। पायरेटेड सीडियों का धंधा होता है यहाँ पे। संभाल के, बाहर के किसी आदमी को देखेंगे तो छोड़ेंगे नहीं लोग। चलो। क्या बात है, पायरेटेड सीडी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है यहाँ पे। देखो, किसी की बात करने की आवाज है। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे? ये बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है। किसी भी तरह से हमें 5000 सीडीज बनानी पड़ेंगी। पार्टी अच्छी है, हाथ से जाने नहीं दे सकते, समझ गए? वेरी गुड। तो तुम समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? जी साहब। आज रात तक सारे सीडीज तैयार हो जाने चाहिए। कल ऑर्डर पहुंचाना है, समझे? हो जाएगा साहब, आप फिक्र मत कीजिए। चलो निकलो। ठीक है साहब। सर ये तो रमन है, गुडविन कॉल सेंटर का एम्प्लॉय। इसका मतलब है नवीन और हरीश का खून बेस रमन ने किया है। या बेबी, तुम्हें ही कॉल कर रहा था। हाँ हाँ, आधे घंटे में घर आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। ओके, रखता हूँ। तो ये है रमन का साइड बिजनेस। सर गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। हाँ?
तो खून करने के बाद भी चेहरे पे घबराहट नहीं है। हाँ सुनो, जिस वक्त का हमें इंतजार था वो वक्त आ गया है। अभी उस बेवकूफ लड़की को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ, उसके बाद हम दोनों कहीं और चले जाएंगे। तुम तैयार रहना, समझी? रखता हूँ। किस लड़की को मारने की बात कर रहा था? चलो। अपने बिछाए हुए जाल में फंसने वाला एक कबूतर। कितनी देर लगा दी तुमने आने में? कब से तुम्हारा चेहरा देखने के लिए बेचैन हो रही थी। तानिया, नवीन जी की पोती। मैं भी तो कितना तड़प रहा था तानिया तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए। अरे वाह, आज बहुत रोमांटिक मूड में हो। आज दिन जो अच्छा है। सच, आज के बाद हमारी जिंदगी बहुत खुशी से बीतेगी। हमारी जिंदगी? हमारी नहीं तानिया, मेरी। मतलब ये तानिया कि तुम्हारी जिंदगी तो आज खत्म हो जाएगी, इसके बाद बची सिर्फ मेरी जिंदगी। ये तुम क्या बोल रहे हो? थैंक्स अ लॉट तानिया, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती वो वीडियो बनाने में, जिसके वजह से तुम्हारे दादाजी मिस्टर नवीन की मौत हुई, तो उनकी जायदाद, उनकी दौलत मुझे कभी नहीं मिलती। थैंक्स अ लॉट तानिया, थैंक्स अ लॉट। सर, तानिया रमन के साथ मिली हुई है। रमन, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। धोखा? मैंने तो सिर्फ एक अजनबी को धोखा दिया है तानिया, और तुमने तो अपने सगे दादाजी तक को नहीं छोड़ा। ऊपर जाके उनसे माफी जरूर मांग लेना। देख लिया, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। की जान में फंसी गया ना अमन, छोड़ दे मुझे वरना तुझको भी मार दूंगा मैं। अच्छा, सीआईडी को मारेगा तू? सीआईडी के इतिहास में पहली बार दया का थप्पड़ बेकार जाएगा। दीप्ति, तुम भी? हाँ, रमन मुझसे प्यार करता है, तान्या से नहीं। ओह, तो फोन पे इससे बात कर रहे थे तुम? हाँ, दीप्ति मेरी पत्नी है। क्या? दीप्ति तुम्हारी पत्नी है? हाँ है। इतना बड़ा धोखा, तुम दोनों की वजह से मैंने अपने दादाजी को मार डाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सच्चाई के 3 बंदर होते हैं जो संदेश देते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। मगर आज यहाँ पर बुराई के 3 बंदर हैं, बुराई के 3 बंदर जो बुरा देखते भी हैं, बोलते भी हैं और
करते भी हैं। हर इंसान का एक सपना होता है अमीर बनने का। मैंने जो भी किया अपने सपने साकार करने के लिए किया। तो क्या यही एक तरीका था पैसा कमाने का? सच्चाई और मेहनत से पैसा नहीं कमा सकते थे? क्यों दीप्ति? जिस दिन से मैंने वो कॉल सेंटर ज्वाइन किया था उसी दिन से मेरी नजर नवीन की दौलत पर गड़ी हुई थी। इसीलिए तुमने रमन को कॉल सेंटर में नौकरी पे लगवा दिया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। हम मिस्टर नवीन को मारने का सही मौका ढूंढ रहे थे और जब तान्या लंदन से इंडिया लौटी तब तुमने इसे अपने प्यार के जाल में फंसा दिया और बहका दिया इसे अपने दादाजी के खिलाफ। हाँ सर, और इस बेवकूफ ने भी मेरा पूरा साथ दिया सर। वो मर्डर का वीडियो जो तुमने नवीन जी के कंप्यूटर में डाला था वो सब एक ड्रामा था ना? क्यों तान्या? हाँ सर, उस वीडियो में लड़का रमन था और लड़की मैं। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम अच्छी तरह से जानती थी कि तुम्हारे दादाजी पेस मेकर के बगैर ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और फिर बेचारे उसी सदमे से मर गए, उसी सदमे से। बहुत ही परफेक्ट प्लान था सर हमारा। हर खूनी को लगता है कि उसका प्लान परफेक्ट है, लेकिन तुम लोग भूल जाते हो सीआईडी हर वक्त तैयार रहती है तुम्हारे मंसूबे पे पानी फेरने के लिए। और हरीश को तो तुमने इसलिए मारा ना कि उसने तुम्हें नवीन के कंप्यूटर में से वो वीडियो मिटाते हुए देख लिया। हाँ सर, मैं अगर हरीश को नहीं मारता तो वो आप लोगों तक पहुंचाता। क्या फायदा हुआ? फिर भी पकड़े गए ना। अब क्या होगा? और क्या होगा? 3-3 फंदे बनेंगे, 3-3 फंदे फांसी के। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।